तो बच्चे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ना, इस टर्म का मतलब क्या है। तो ये बेसिकली एक फिनोमिनन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बेटा? ये फिनोमिनन है। जब किसी कॉइल के साथ, जब किसी कॉइल के साथ, ये कॉइल हमने ली कॉपर वायर की है, उसके एंड पॉइंट पे क्या लगाया? एक गैल्वेनोमीटर लगाया। जब किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने ये बार मैग्नेट ली है, अभी इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस जो होंगी वो कुछ इस तरीके से कॉइल के साथ ऐसे कुछ फील्ड लाइन लिंक कर रही होंगी, नॉर्थ पोल से इमर्ज करते हैं। तो जब किसी बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड हम बोले, अभी कॉइल के साथ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है, कितनी फील्ड लाइन लिंक कर रही है? 3 कर रही है ना। अब मैं इसको पास ले जाऊं तो 3 से ज्यादा हो रही है, दूर ले जाऊं तो फिर क्या होंगी बेटा? कम होंगी, ठीक है ना। तो जब किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? चेंज हो, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? एक ईएमएफ, ठीक है ना। उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, या हम बोले एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है ना। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जब किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ तो सब जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर हम बोले एक करंट इंड्यूस होगा। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या कहेंगे अंशदीप, क्या कहेंगे? कॉइल के साथ लिंक्ड क्या चीज बदल रही है? मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। क्या बदल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। तो उसमें क्या इंड्यूस हो रहा है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टर्म क्लियर हो गया ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमें इस पूरे चैप्टर में यही चीज पढ़नी है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। आज समझ में आ गई ना? क्लियर हो गई बात ना? उससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या टर्म पढ़? हम एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। बात समझ में आ गई ना? वैसे ही है मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ गई ना? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमें बताएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड टू सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया के साथ कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं? कौन सी फील्ड लाइन लिंक कर रही है? मैग्नेटिक। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, ये चीज कौन बताएगा हमको? मैग्नेटिक फ्लक्स बताएगा। मान लो हमारे पास कोई एक एरिया एलिमेंट है, एक एरिया एलिमेंट है, और इस एरिया एलिमेंट के साथ सर्टेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहे हैं। होगा कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहे हैं, तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। क्या ऐसी बात क्लियर हो गई ना? ठीक है ना। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल टर्म है, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे यहाँ पर भी है। मैथमेटिकली मान लो आपके पास एक सर्टेन एरिया एलिमेंट है, आपके पास एक एरिया एलिमेंट है और इसके साथ कुछ फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और वो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात में बच्चे? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिस एरिया एलिमेंट को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत आता है? अच्छा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि फील्ड लाइंस कैसी है? इक्विडिस्टेंट है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है,
तो फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया एलिमेंट का क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, जो एरिया से कैसा होता है, नॉर्मल होता है, कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरफ को है, एंड क्लियर हो गई बात ना। इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उनके बीच का एंगल जो है वो एंगल कितना है बेटा, ठीक, कितना एंगल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात नहीं। तो फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। कैसे लिख सकते हैं बेटा, बी ए कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, ई ए कॉस थीटा, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा। जहां बी क्या चीज दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया एलिमेंट जो भी है, और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। कैसी बात क्लियर हो गई ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर है, आप अपने नोट्स देखोगे उसमें बकायदा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में खूब डिटेल में लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात में बच्चे, ठीक है। अब देखो इसके बाद बच्चे फ्लक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। फिजिक्स में वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो उनके हम कुछ टाइप्स बनाते हैं। तो पहला टाइप है बेटा, जब दोनों के बीच का एंगल फ्लक्स, एक होगा नेगेटिव फ्लक्स और एक होगा जीरो फ्लक्स, है ना। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ टाइप्स लिखे होंगे, है ना। पहला टाइप आ रहा है बेटा कि दोनों के बीच में जो एंगल है, बी और ए के बीच का एंगल जो है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो मेरे बच्चे जो फ्लक्स होगा बी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो फिर जो फ्लक्स लिंक करेगा दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स। कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम। आप समझ में आ गई ना, फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, एक कंडीशन है कि जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो बेटा, 90 डिग्री, बी और ए के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। देखो जीरो कब होगा, जीरो मान लो ये एरिया एलिमेंट है, ये क्या चीज है बेटा, एरिया एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ को होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ को इसका एरिया वेक्टर होगा, नॉर्मली होता है एरिया एलिमेंट से। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही हो, इधर से एंटर कर रही हो और इधर से निकल के जा रही हो। तो यहाँ देखने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, बी ए, कितना होगा बेटा, बी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई ना। दूसरी वाली कंडीशन, एंगल 90 कब होगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस तरफ को। अगर फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, दोनों ही कंडीशन में फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहने वाला है, 90 रहने वाला है। तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, तो फिर फ्लक्स कितना रहने वाला है, बी ए कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गई बात नहीं, ठीक है। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन मान लो कि फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। या मान लो पहले हमने इधर क्या लिया है, एरिया वेक्टर लिया, ये हमने क्या लिया हुआ है, एरिया वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है ना। इधर ऑब्जर्वर है और फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, मतलब इस तरफ से दूसरी तरफ को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं,
एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 है। बात समझ में आई ना। अभी फील्ड लाइन कैसी है इनवर्ड है, कैसी है इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो देखो तीसरी कंडीशन, जब एंगल कितना हो 180 हो तो फिर फ्लक्स जो रहने वाला है cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है बेटा -1। तो फ्लक्स जो आने वाला है वो कैसा रहने वाला है बेटा नेगेटिव फ्लक्स होगा, एंड दैट इज मिनिमम फ्लक्स। जो कैसा फ्लक्स रहने वाला है बेटा, समझे बात नहीं समझे। इस कंडीशन में यहाँ देखो, इस वाली कंडीशन में फ्लक्स कैसा था बेटा आउटवर्ड था, कैसा था बेटा आउटवर्ड। आउटवर्ड फ्लक्स जो हम लेते हैं वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है, कैसा होता है पॉजिटिव। सरफेस एरिया से जो फील्ड लाइंस निकलते हुए दिखाई दे रही होती है ना, आउटवर्ड फ्लक्स होता है, आउटवर्ड फील्ड लाइन होती है, तो फ्लक्स कैसा होता है पॉजिटिव होता है। और लास्ट वाली कंडीशन में फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिख रही है, इनवर्ड फ्लक्स होता है, और इनवर्ड फ्लक्स कैसा लिया जाता है बेटा नेगेटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है बेटा, क्या इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे ना। तो फ्लक्स के तीन टाइप है। फ्लक्स मैक्सिमम हो सकता है जब बी और ए दोनों के बीच का एंगल कितना हो 0। फ्लक्स 0 हो सकता है जब बी और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो 180, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन से आउटवर्ड फ्लक्स को कैसा माना जाता है बेटा पॉजिटिव माना जाता है, और इनवर्ड फ्लक्स को क्या माना जाता है बेटा निगेटिव माना, क्या माना जाता है। क्या ऐसी बात क्लियर हो गई। अभी तक हम तीन टर्म सीखे हैं। कौन कौन से टर्म सीखे हैं। पहली चीज, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, एक फिनोमिनन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फिनोमिनन है। जब किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड, और हम कहें अब मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम फ्लक्स पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड या हम कहें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात ना। ये इसी फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इस फिनोमिनन का यूज कई सारी डिवाइसेस में होता है, जैसे जनरेटर, डायनामो, मोटर, इन सभी में इसी फिनोमिनन का काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गई बात ना। तो ये टर्म आपको क्लियर होगा, ठीक है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जैसा हम चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, जो हमें बताता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया एलिमेंट के साथ कितनी लिंक कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमें यह बताएगा किसी सर्टेन एरिया एलिमेंट के साथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, ठीक है ना। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और एक भी नहीं कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। क्लियर हो गई बात ना। मैथमेटिकली हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट बी डॉट ए। बात समझ में आई ना। यहाँ हम एरिया को वेक्टर मानते हैं, एरिया वेक्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है थीटा, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर। क्लियर हो गई बात ना बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। हम 11वीं क्लास में ऐसा पढ़े थे, जब भी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कैसा प्रोडक्ट करते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जिसको हम 11वीं में स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़े थे। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमको मिलता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात नहीं, कोई दिक्कत आता है कोई परेशानी। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर बात की जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की बात की जाए तो जरा बताएंगे आप, बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट क्या होती है टेस्ला, यूनिट क्या होती है टेस्ला। ए यहाँ पे क्या है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या हम इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इतना सब कुछ लिखने की
एक नया शब्द ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वीबर। तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल दो या फिर वीबर बोल दो, ये दोनों ही फ्लक्स की कौन सी यूनिट है बेटा? एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई। एक इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस यूनिट जो फ्लक्स की होती है बेटा, वो होती है मैक्सवेल। क्या होती है बेटा? मैक्सवेल। साइंटिस्ट उनके ऑनर में दी गई है मैक्सवेल, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है बेटा? मैक्स। जरा नोट्स में देखो और मुझे बताओ, मैक्सवेल और एसआई यूनिट के बीच का रिलेशन क्या है? बताओ। मैक्सवेल और एसआई यूनिट के बीच का रिलेशन वहां लिखा हुआ है, कितना दे रखा है? 1 वीबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 वीबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्स। समझे बात? नहीं समझे बच्चे ना? वीबर ऐसा यूनिट है और मैक्सवेल कैसी यूनिट है? सीजीएस। मैक्सवेल कैसी यूनिट है? सीजीएस। कोई दिक्कत आता है? कोई परेशानी? इसके बाद बेटा इतनी चीज क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई बात ना? मैग्नेटिक फील्ड स्केलर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट उसकी क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और उसको हम क्या बोल सकते हैं? वीबर। सीजीएस यूनिट उसकी क्या है? मैक्सवेल। और 1 वीबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर हो गई बात ना बच्चे? उसके बाद हमने फ्लक्स के टाइप्स की बात की है। किसकी बात की बेटा? टाइप्स बोल दो या फिर इसमें कुछ हम कैटेगरी स्पेसिफाई कर देते हैं। टाइप्स तो दो है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है बेटा? निगेटिव। ठीक है ना? तो उसमें तीन कैटेगरी हम बना सकते हैं। अगर बी और ए दोनों के दोनों, बी और एरिया वेक्टर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एरिया एलिमेंट कुछ ऐसे रखा हुआ होगा, ठीक है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 0 डिग्री बना। फ्लक्स मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, आउटवर्ड है। अगर एरिया एलिमेंट ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड यूज आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। और एरिया एलिमेंट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जर्वर इधर है, ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? इस तरफ को जा रही है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? होगा बेटा? निगेटिव होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई परेशानी? ठीक है। तो हमने फ्लक्स के टाइप्स पढ़े। अब इस चैप्टर में हम एंट्री करते हैं और सबसे पहली चीज, एक बहुत महान साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। क्या नाम था उनका बेटा? स्पेलिंग देख लेना, माइकल की स्पेलिंग गलत हो सकती है। माइकल फैराडे, ठीक है ना? माइकल फैराडे, कुछ काम खुद कर लिया करो। माइकल फैराडे ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमको समझना है, ठीक है ना। एक चीज तो हम जान गए कि कोई एक कॉइल है। कोई क्या चीज है बेटा? एक कॉइल है, ठीक है ना। इस कॉइल में हमने क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अगर इस कॉइल के साथ लिंक्ड, अगर इस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा, कैसे चेंज हो सकता है? तुम पास में एक बार मैग्नेट लेके आओ, तुम कॉइल की तरफ ले जा रहे हो, फील्ड बढ़ेगा, इसके साथ लिंक जो है। दूर ले जा रहे हो, फील्ड घटेगा। दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? फील्ड में चेंज आएगा। या हम बोले कि फ्लक्स में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? फ्लक्स। बात समझ में आई ना? अभी मान लो मैग्नेट यहाँ पर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस कॉइल का एक एरिया एलिमेंट है, एक फ्लक्स लिंक करेगा कि नहीं करेगा ना। इसको हम पास लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि फील्ड बढ़ेगा। लेट हो गई बात ना। तो जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा बेटा? चेंज आएगा। तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इस इंड्यूस होगा इसमें बेटा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या देखने को मिलेगा? एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ये तब तक बना रहेगा जब तक कि ये चेंज जो है वो कंटिन्यू रहे। जब तक ये जो चेंज जो है वो क्या रहे बेटा? कंटिन्यू रहे, तब तक ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो बना रहेगा। यही फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट है। यही फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट है
देखो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। ये इस चैप्टर का थीम है, ये जो एक्सपेरिमेंट है फैराडे के, ये इस चैप्टर के बिल्कुल थीम है, यहीं से चैप्टर की शुरुआत हो रही है। फ्लक्स तो बिल्कुल सिमिलर टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ठीक है ना। यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हो रही है। पहला, वो क्या करते हैं माइकल फैराडे, एक कॉइल लेते हैं बेटा, जिसमें यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा लेता है। अब एक वो बार मैग्नेट लेता है, यहाँ उसका नॉर्थ पोल है, यहाँ उसका साउथ पोल है। इस कॉइल का एक एरिया है, एरिया ए, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन। अभी देखो मैग्नेट यहाँ पर है, तो जरा इसकी फील्ड लाइंस अगर हम बनाते हैं तो फील्ड लाइंस कैसी बनती है? ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना हम सीखे थे। नॉर्थ से फील्ड लाइंस इमर्ज होते हैं और साउथ पे आगे क्या होती है बेटा? मर्ज होती है। और इनसाइड कैसे चलती है? साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। तो अभी इस मैग्नेट की सर्टेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि हमें 3 दिखाई दे रही है, इस कॉइल के साथ लिंक्ड है। मतलब एक फील्ड लिंक है। मान लो वो जो फील्ड है दैट इज B1। कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक है बेटा? ठीक है ना। क्लियर हो गई बात ना। ये कॉइल है, इसका एक एरिया एलिमेंट है, ए इसका एरिया है। अभी इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, कितना लिंक है बेटा? P1 लिंक है, ठीक है। तो अभी इसके साथ एक फ्लक्स भी लिंक कर रहा होगा। कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा? मान लो φ1 कर रहा होगा। कैसे निकालते हो फ्लक्स? बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी कितनी होगी? 0 होगी। वो कॉइल ऐसे रखी हुई है ऐसे, ठीक है ना। उसका एरिया वेक्टर किधर है? इधर। और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इधर ही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री। ये फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो एक टर्न के लिए बनाया था। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी है, कितने हैं बेटा? n। तो फ्लक्स इतना हो गया। कोई दिक्कत आता है? कोई परेशानी? n b1 a cos 0, और इसको लिखो तो कितना हो जाएगा बेटा? n b1। कोई दिक्कत आता है? अभी इतना फ्लक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ बेटा? कॉइल की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। या फिर मैं इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर के जाऊं। समझे बात ना ये? कॉइल को क्या ले जाऊं? मैग्नेट की तरफ ले जाऊं। क्लियर हो गई बात ना ये? चाहे जो कर लो, चाहे तो मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाऊं या कॉइल को मैग्नेट की तरफ लाऊं, ठीक है ना। मतलब दोनों का मुझको क्या कराना है? दोनों का मुझको रिलेटिव मोशन कराना है। क्या कराना है? दोनों का रिलेटिव। समझो ध्यान से। कॉइल ये स्टेशनरी है, मैग्नेट ये, मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर के आऊं, दोनों रिलेटिवली मोशन में है कि नहीं है? मोशन कैसा होता है? रिलेटिव। बात समझ में आई ना। मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर के आऊं, दोनों रिलेटिवली मोशन में है। या मैं मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाऊं, कॉइल अभी स्टेशनरी थी, दोनों रिलेटिवली कैसे हैं? मोशन में। दोनों कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा? चेंज हो। क्लियर हो गई बात में? दूसरी केस, मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं, मैं कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाऊं, या फिर मैग्नेट से दूर ले जाओ, तो भी दोनों रिलेटिवली कैसे हैं? मोशन में। क्लियर हो गई बात ना ये? इतनी बात क्लियर हो गई ना। चाहे मैं दोनों को एक साथ चलाऊं, मैं कॉइल को भी चला रहा हूं, मैग्नेट को भी चला रहा हूं, तो भी दोनों कैसे हैं? रिलेटिवली मोशन में। 3 केस में हम कॉइल और मैग्नेट को रिलेटिवली मोशन में ला सकते हैं। बस एक चीज नहीं करनी, कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड से ना चले। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड से अगर चलेंगे तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, वो तुम्हारे रेस्पेक्ट में मोशन में है। देखो
ये मार्कर और ये जो पेपर है सेम डायरेक्शन सेम स्पीड में चल रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है? नहीं, लेकिन तुम्हारी रेस्पेक्ट में ये मोशन में है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी इनके रिलेटिव मोशन को। ये ऐसे ऐसे चले रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, ये रुक जाए, ये चले ऐसे रिलेटिवली मोशन में है, ये रुक जाए, ये चले ऐसे, ये रिलेटिवली कैसे है बेटा? मोशन। क्लियर हो गई बात ना? तीन केस कंडीशन हो गए ना। तीनों ही केस में किसमें चेंज आएगा बेटा? फ्लक्स में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? फ्लक्स में चेंज। तीनों ही कंडीशन में किसमें चेंज आएगा? फ्लक्स में चेंज आएगा। और जब जब फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू बना रहेगा, लगातार बना रहेगा, कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा बेटा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अल्टीमेटली हम कहें क्या इंड्यूस होगा? एक करंट इंड्यूस होगा। इस सर्किट में क्या आने वाला है? एक करंट आने वाला है। और करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो क्या करेगी बेटा? उसमें एक डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर में क्या देखने को मिलेगा बेटा? एक डिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आएगी? दिस इज फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट यही है। वो ये कहता है, अपने नोट्स निकालो और उसमें देखो बाकायदा लिखा हुआ है पहला एक्सपेरिमेंट। उसमें लिखा है बेटा, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes। क्या लिखा है? whenever relative motion होगा, the amount of magnetic flux linked with the coil changes। कैसे चेंज होगा? रिलेटिव मोशन से। और रिलेटिव मोशन की कंडीशन क्लियर है, ठीक है ना? magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil। coil में क्या इंड्यूस होगा? एक EMF इंड्यूस होगा and EMF is induced in the coil and it lasts so long। वो तब तक बना रहेगा as change continues। जब तक कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है वो कंटिन्यू रहेगा, तब तक EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो भी लगातार बना रहेगा। अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद किया तो ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद हो। यही फैराडे का पहला नियम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई ना? इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ ले गए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीजेस। देखो मैग्नेट ले जाएंगे ना तो क्या बढ़ेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे ना? जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाओगे तो फील्ड लाइंस जो लिंक कर रही है वो बढ़ेंगी, फ्लक्स बढ़ेगा। दूर ले जाओगे तो फील्ड लाइन जो लिंक कर रही है वो घटेगी, फ्लक्स घटेगा। समझे कि नहीं समझे ना? दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। चाहे तो मैग्नेट को इसकी तरफ ले जाओ, फ्लक्स बढ़ा, दूर ले जाओ, फ्लक्स घटा। क्लियर हो गई बात ना? चेंज आएगा। चेंज आएगा, इसमें क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और तब तक बना रहेगा जब तक ये चेंज बना रहेगा। क्लियर हो गई बात ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई परेशानी? अच्छा ऐसे क्या कर सकते हैं बताओ जरा मुझे। मैग्नेट स्टेशनरी है, हम कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जा रहे हैं, बताओ फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा? मैग्नेट स्टेशनरी है, हम इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ेगा। समझे बात ना? कॉइल को मैग्नेट से दूर ले जा रहे हैं, फ्लक्स घटेगा। दोनों ही कंडीशन में चेंज आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में चेंज आ रहा है। इसमें क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात ना? ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा अब एक चीज बताओ कि जो मैग्नेट है, जो कॉइल है, दोनों को हम पास पास ला रहे हैं, बताओ फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। दोनों को हम दूर दूर ले जा रहे हैं, फ्लक्स घटेगा। तब भी चेंज आ रहा है, तब भी इसमें क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात ना? अच्छा हम दोनों को सेम डायरेक्शन सेम स्पीड से मूव करा रहे हैं, अब बताओ क्या फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? नहीं। बात समझ में आई ना? फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है तो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं। क्लियर हो गई बात ना? तो फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? whenever, बोलो हमारे साथ, whenever a magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced in the coil।
and it lasts so long as change in flux continues. क्या ये मिलता जुलता नहीं है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से? मिलता जुलता नहीं है? वहां पर भी तो कुछ ऐसी बातें होती थी, बात समझ में आई ना? ये तो कुछ वैसा ही है। ये क्लियर हो गई बात ना? दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चे ना, पहला एक्सपेरिमेंट था फैराडे का। अब इसमें कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं। क्या है देखो जरा, देखो बेटा, इसके कुछ एक कॉइल हम लेते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उससे एक नीडल होगी, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर है ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मैग्नेट लेता हूँ, मैग्नेट लेता हूँ मैं, ठीक है बच्चे ना। अब मैं एक काम करूँ, मैं दो तीन इसमें डायग्राम बना लेता हूँ। अब देख, एक बात तो समझ में आ गई। अब बात ये है, ईएमएफ है, करंट है, इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो समझो बात, डायरेक्शन क्या होगी? मान लो मैं जब इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ ले जाऊं, इस कॉइल की तरफ ले जा रहा हूं, मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है ना। इसके साथ लिंक फ्लक्स फ्लक्स में चेंज आएगा। इसमें क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लो गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन जो देखने को मिला, वो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है। समझे बात ना? डिफ्लेक्शन कैसे आया? यूं आया। कैसे आया? यूं आया, राइट हैंड साइड में हो गया। क्लियर हो गई बात ना? तो फिर अगर मैं इसी नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? वो भी रिवर्स हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। मान लो मैं नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जा रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ, और अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। समझे बात? नहीं समझे ना? इतनी बात क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर क्या चीज है? अब मैं इधर साउथ पोल ले रहा हूं, इधर नॉर्थ ले रहा हूं, इधर साउथ ले रहा हूं, इधर क्या ले रहा हूं बेटा? नॉर्थ। देखो अब देखो बच्चे, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले गया, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले गया, डिफ्लेक्शन किधर था? इधर था। नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले गया, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं साउथ पोल को कॉइल की तरफ ले जाऊं, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? डिफ्लेक्शन किधर होगा? इधर। नॉर्थ को ले जा रहा था तो डिफ्लेक्शन किधर था? इधर। साउथ को ले जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? अपोजिट। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं साउथ को दूर ले जा रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन फिर किधर होगा? समझे बात ना? तो ऐसे मैग्नेट के अगर हम पोल्स रिवर्स करते हैं, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स होना मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाना। आप समझ में आई ना? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा होता है सर्किट में। सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हो गई बात ना इतनी बच्चे का? तो ऑन रिवर्सिंग द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, on reversing the poles of a magnet, direction of deflection in needle of galvanometer also gets reversed. बात समझ में आ गई ना? इतना ऑब्जर्वेटरी फैराडे का पहला नियम था। इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चे? ना सीधी सी बात उन्होंने इतनी बताई कि जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, उसमें क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ। साथ ही साथ वो डायरेक्शन की बात कर जाते हैं कि जब भी हम मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स करेंगे, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स हो जाएगी।
इतनी बात क्लियर हो गई ना। एक और चीज देखो, अगर हम इसको तेजी से लेकर के जाए, ठीक है ना, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सर, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर। जब मैग्नेट को तेज ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। धीमे धीमे ले जाओगे डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। डिफ्लेक्शन जो है वो टेम्पररी है। कैसा है, टेम्पररी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लगातार नीडल ऐसी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है, वो टेम्पररी है। तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू बना रहेगा। वैसे 3 पॉइंट यहाँ पर और मार्क। कल हम फेराडे सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है ना।